हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। सब्जेक्ट का नेम रहेगा ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग। सब्जेक्ट कोड है BRL 101 एंड आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन है। तो टोटल इसके अंदर वैसे तो 18 क्वेश्चन है। 18 आप इसको ऐसा समझें कि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो सिर्फ 10 क्वेश्चन तक ही करेंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बट जिन्हें सिर्फ पास होना है वो 10 तक ही करें, और जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं वो पूरा का पूरा 18 क्वेश्चन तक समझ लें कि क्या क्या है, क्योंकि जो नीचे के टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। 11 12 13 14 ये सारे जितने भी हैं ये एसएन है, शॉर्ट नोट है, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा देर नहीं लगी। मेन क्वेश्चन 10 तक ही यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अब जो है हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन बच्चों को इसका पीडीएफ बाय करना है व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। एंड बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि मैम ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप एक सब्जेक्ट का ट्राई करके देखो, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं या नहीं आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है रिटेलिंग का। रिटेलिंग की जो डेफिनेशन है, रिटेल का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन रूरल रिटेलिंग एंड टाइप्स ऑफ रिटेलिंग, सब कुछ इम्पोर्टेंट है और हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस लेकर आई हूँ, डिफरेंस को हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिटेल का मतलब क्या होता है, रिटेलिंग का मतलब क्या होता है और रिटेलर कौन होता है। ये तीन चीजें अगर समझ आ गई तो समझ लेना क्वेश्चन कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के अगर आता है तो समझ लेना कि आप उससे भाग नहीं पाओगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हम अपनी पीडीएफ खुद ही बनाते हैं, खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की नॉलेज है, खुद का सब कुछ है। कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट हम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रिटेल की कि रिटेल होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। इस रिटेल को जो यहाँ पे है, रिटेल को समझ लेते हैं कि रिटेल होता क्या है। रिटेल रेफर्स टू द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू अ फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज। रिटेल होता क्या है? रिटेल रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स। हमने कोई भी सामान, गुड्स को या कोई भी सर्विस को जो है सेल किया है टू फाइनल कंज्यूमर। हमने फाइनल कंज्यूमर जिसको चाहिए था उसी को ही बेचा है उसके पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम रिटेल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टेशनरी पे पेन लेने गए तो पेन की जरूरत हमें थी, मैं मान लो मैं लेने गई थी, मैं यहाँ कंज्यूमर हूँ, तो यानी कि दुकानदार कौन है? रिटेल। ये जो चीज हुई है, जो सामान मुझे मिला है, तो वो रिटेल में आता है, क्योंकि मुझे सामान, मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे ही मिला और मेरे पर्सनल यूज के लिए मिला, तो ये रिटेल है। नेचर कैसा होता है? ये एक बिजनेस एक्टिविटी होती है या फिर एक सिस्टम होता है। स्कोप कैसा है इसका? फोकस करता है ओनली द एक्ट ऑफ सेल। ये सिर्फ सेल पे ही फोकस डालता है कि हमें सेल करनी है, चाहे गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो फंक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है रिप्रेजेंट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन सेलर एंड कंज्यूमर। सामान जो यहाँ बेचा जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो सेलर और बायर के बीच में हो रहा है, कंज्यूमर के बीचों बीच यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। तो ये एक फाइनल स्टेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन वेयर गुड्स रीच कंज्यूमर, यानी फाइनल गुड्स जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टेशनरी का या फिर कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बट इन्होंने कौन सा दिया है वो देख लेते हैं। द सेल ऑफ अ शर्ट टू अ कस्टमर। मान लो कि मेरे भाई को एक शर्ट खरीदनी थी पर्सनल यूज। अब इन्होंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया वो हम समझ लेते हैं। द सेल ऑफ अ शर्ट टू अ कस्टमर, यानी कि सेल कर दी, दुकान वाले ने कस्टमर को शर्ट जो है वो सेल की है। नेक्स्ट आता है ओनरशिप, नॉट ओन्ड बाय एनी पर्सन, इट इज एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है और बेसिकली नॉट ओन्ड बाय एनी पर्सन, ये कोई किसी पर्सन के द्वारा ओन नहीं करी गई, ये एक एक्टिविटी है। फोकस करा जाता है व्हाट इज सोल्ड, क्या बिका है, क्या गुड्स या सर्विस दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है रिटेल इज द फाइनल सेल्स ऑफ गुड्स। ये रिटेल जो होता है वो हमारा एक तरीके का फाइनल सेल ऑफ गुड यहाँ पे कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद का जो सेकंड डिफरेंस आता है वो आता है रिटेलिंग का। रिटेलिंग मीन्स द कंप्लीट प्रोसेस एंड एक्टिविटी। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है या फिर इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं जिसके अंदर सेलिंग होती है सामान की
कंज्यूमर तक पहुंचती है, कंज्यूमर्स तक पहुंचती है, बहुत सारे कंज्यूमर तक, क्योंकि ये एक्टिविटी है, क्योंकि दिन में 10-20 कस्टमर आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो कोई एक कंज्यूमर नहीं आता, बहुत सारे आते हैं। तो इसी कंप्लीट एक्टिविटी को हमने रिटेलिंग का नाम दिया है। रिटेलर कौन होता है? रिटेलर इज द पर्सन और बिजनेस यूनिट हु सेल गुड्स डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर, जिसने इसको बेचा है। जैसे शर्ट बेची, स्टेशनरी से मैं पेन लेने गई थी, तो वो रिटेलर वही पर्सन है जो सामान जो है कंज्यूमर को दे रहा है। बिजनेस यूनिट जो सेल कर रहा है, डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, वो रिटेलर है। रिटेलिंग एक प्रोसेस है। रिटेल का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। रिटेलिंग यानी इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं, नीचे की समझते हैं। इट इज द प्रोसेस और फंक्शन, ये एक प्रोसेस और फंक्शन है जिसमें बाइंग भी होती है, स्टोरिंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। कि मान लो रिटेलर ने सामान को खरीदा, बाय किया, स्टोर किया, फिर बेच दिया। ब्रॉडर इंक्लूड ऑल ऑपरेशन लाइक मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, कस्टमर सर्विस, ये सब आता है। इंक्लूड ऑल मार्केटिंग फंक्शन दैट ब्रिंग प्रोडक्ट टू द एंड यूजर तक पहुंचाया जाता है, वही सारे पॉइंट्स है। एग्जाम्पल समझते हैं। फोकस ऑन हाउ सेलिंग हैपन, की किस तरीके से सेलिंग जो है वो काम कर रही है। नॉट हैपन, इट इज प्रोसेस और कॉन्सेप्ट। ये जो एक प्रोसेस है और एक तरीके का कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें क्या होता है, एक्टिविटी लाइक डिस्प्ले करना, एडवर्टीजमेंट करना, सेलिंग करना, सर्विस देना, ये सारे रिटेलिंग के प्रोसेस हैं। कि अगर हमें कोई सामान जो है बेचना होता है, जैसे मान लो मैं अगर कोई दुकान खोलती हूँ, तो यहाँ पे रिटेलिंग क्या प्रोसेस है? ऐसा नहीं है कि कस्टमर आया उसका सामान निकाल के बोरे में से दे दिया, नहीं। थोड़ा बहुत सामान जो नया आया है या कुछ यूनिक आया है तो उसको डिस्प्ले भी करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है, क्योंकि बिना दिखाए सामान नहीं बिकता है। ठीक है, सर्विस, ये सब आता है। एंड फिर आता है उसके बाद रिटेलर। रिटेलर मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी और इंडिविजुअल परफॉर्मिंग रिटेल एक्टिविटी। एक बिजनेस की एक्टिविटी है, इंडिविजुअल के द्वारा होती है, और ये रिटेल एक्टिविटी प्रोसेस होती है इसमें। इसके एग्जांपल में इन्होंने समझाया कि रिटेल इज द पर्सन रनिंग द स्टोर हु सेल द कंज्यूमर, यानी कि वो दुकान चला रहा है, अपने स्टोर को चला रहा है और कंज्यूमर को सामान बेच रहा है। फोकस करा जाता है हु सेल्स, कौन इसको सेल कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्रेश हो गया, लोकल किराना स्टोर जो होती है जहां से हमें दूध, ब्रेड, अंडे ये सब मिल जाते हैं, वही हमारा रिटेलर कहलाता है, जो हमारे आसपास हमारे को फाइनल प्रोडक्ट हमें जो बेच देता है। लिंक होता है किसका? होलसेलर, मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूमर का। लास्ट इंटरमीडियरीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं होता, क्योंकि फाइनल हम अपना सामान अपने घर पे ले आते हैं। वही डिफरेंस यहाँ पे और ज्यादा गहराई में लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये सब मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है कि आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अर्बन रिटेलिंग और रूरल क्या होती है। तो देखो भाई, अर्बन रिटेलिंग में आता है मॉल, सुपरमार्केट, सिटी, जैसे शहरों में जितने भी सुपरमार्केट, मॉल्स खुले हुए हैं, वो अर्बन रिटेलिंग है कि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है। रूरल रिटेलिंग में क्या होता है? गाँव की दुकानें हो गई, ठीक है, कॉर्पोरेट स्टोर्स हो गए, वो सब आता है। रूरल मतलब गाँव की दुकानें। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? नाम से ही क्लियर है, हम पैसों की कुछ प्लानिंग करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिटरमाइनिंग इट प्रॉपर एलोकेशन टू अचीव इट द फाइनल गोल ऑफ अ बिजनेस और इंडिविजुअल। पैसों की प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो दुकानदार है वो अगर सुबह से शाम तक ड्यूटी दे रहा है, तो उसका भी कुछ प्लान है, उसके भी कुछ गोल्स हैं कि उसको जो है पैसा किस तरीके से कमाना है, कैसे वो कमा सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम कैपिटल के अमाउंट को अंदाजा लगाते हैं कि कितनी पूंजी हमें चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं सो दैट हमें प्रॉफिट हो और जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। दूसरी डेफिनेशन अभी आप लिख सकते हो जो भी आपको सही समझ में आए। फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ उद्देश्य होते हैं, ये आपकी डेफिनेशन में से ही बन जाएंगे, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड को इंश्योर करना, टू मेक श्योर दैट एडिक्वेट फंड आर अवेलेबल वेन एवर नीडेड, जब हमें जरूरत पड़े। हमें किसको? रिटेलर को, ठीक है, क्योंकि हम बुक वही पढ़ रहे हैं तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। रिटेलर है या मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, ये सब लोग ही प्लानिंग करते हैं और इनको सही टाइम पे पैसे की जरूरत भी होती है। अब मान लो कि दुकान में सामान खत्म हो जाए और अचानक जो है कल हमें पता है कि 10 कस्टमर इस चीज के आते ही हैं, चाय पत्ती लेने आते ही हैं, और हमारी दुकान में माल नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं है, और जब हमारे पास प्रॉफिट आया था वो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिए थे, तो क्या हम दुकान चला पाएंगे? क्या हमारे पास फंड अवेलेबल है राइट टाइम पे? तो नहीं है। तो वही सिखा रहा है कि फाइनेंशियल की प्लानिंग ऐसे करनी होती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर करना कि शॉर्टेज तो नहीं हो रही फंड की,
सरप्लस है तो कितना आ रहा है, ज्यादा है तो कितना है। स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर हम पैसों की पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं तो जो आने वाला पैसा है इनफ्लो और जाने वाला फंड है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि पर्सनल यूज के लिए वो खत्म करते जाए अपने पे खर्च करता जाए तो कोई फायदा नहीं है। मान लो एक दुकानदार दिन में 10,000 की सेल करता है और फिर वो 10,000 का ही दिन में कोई ना कोई खर्चा कर देता है, कोई मोबाइल ले आया, कोई घर का सामान लिया, तो क्या वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल का कंट्रोल रहता है, वेस्टेज से बचा जाता है, क्योंकि हमें अगर पहले से हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें पैसा यहाँ लगाना है और अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, तो आज जो प्रॉफिट आया उसको हमें खर्च नहीं करना, उसका थोड़ा सा पैसा जोड़ना है और बाकी पैसा री इन्वेस्ट करके और मल्टीप्लाई करना है। बिजनेस गोल्स भी इससे अचीव हो जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला आता है वही फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की फोरकास्टिंग करना। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, हमें संसाधन को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ना कि उसकी बर्बादी करनी है। डेट और इक्विटी मेंटेन रहेंगे, ग्रोथ एक्सपेंशन भी होता रहेगा, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग भी होती रहेगी, क्योंकि हम प्लानिंग पहले से ही कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? जो कि डील करता है विद प्लान फॉर लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है, 1 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशन, ये सब आपने अकाउंट्स में काफी डिटेल में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ज्यादा गहराई में जाऊंगी तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, और ये अकाउंट्स का पार्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग के शॉर्ट टर्म में आता है जैसे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग में जैसे डे टू डे एक्टिविटी को चलाने के डे टू डे एक्सपेंसेस, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके मेरिट, इसके फायदे। फायदे क्या हैं? बेटर यूटिलाइजेशन रहती है, अनसर्टिनिटी, रिस्क से हम बचते हैं क्योंकि हम प्लानिंग हम पहले ही कर लेते हैं, हमें रिस्क का पहले पता लग जाता है, और ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन चलता है, ये सब। बुराइयां हैं कुछ इसकी। सबसे पहले ये एजम्पशन पे बेस्ड होता है, एक्चुअल ट्रू नहीं होता, क्योंकि हम कुछ चीजें एज्यूम करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है। उसके बाद आता है सडन चेंजेस भी आ जाते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं। ओवर प्लानिंग भी हमारे लिए ठीक नहीं होती। ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या होता है। टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स रेफर्स टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। आजकल आप देख ही रहे हो कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से भाग रही है, कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है चीजों में, जो कि हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, कम्युनिकेट हो गया, बिजनेस ऑपरेट, प्रोड्यूस, डिलीवर प्रोडक्ट और सर्विस, हर एक चीज में बदलाव देखने को मिल जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ आपको समझाने के लिए। टेक्नोलॉजी की बात करी जाए या फिर कम्युनिकेशन की या फिर किसी भी चीज की, हर एक चीज का ट्रेंड बदलता जा रहा है। जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ जो कि आप रिलेट भी कर पाओगे कि पहले क्या होता था जब हम मॉल जाते थे। पहले के टाइम पे मॉल्स नहीं हुआ करते थे, तो पहली बात तो कपड़ों का इतना ट्रेंड नहीं हुआ करता था जैसे आज हम कपड़ों को लेके बहुत पागल हैं। ठीक है, आप क्या मतलब, मैं भी इनफैक्ट, या फिर हमारा जो यूथ है वो हर कोई पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि जो अननेसेसरी के जो क्लोथ्स होते हैं वो भी हम ले लेते हैं कई बार, क्योंकि वो चीज हमें पसंद आ जाती है और हमें ये लगता है कि हमें इस तरह की ड्रेस या इस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने शौक को पूरा करते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। ठीक है, हर किसी का अपना शौक होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो जब भी हम मॉल जाते हैं वहां पे पहले एक गार्ड खड़ा रहता था। आजकल क्या है, उस गार्ड को रिप्लेस करके या तो वहां पे बूथ बना देते हैं या फिर वो जो है सेंसस डोर लगा दिए। तो टेक्नोलॉजी भागी, एकदम से भागी, एकदम से चेंज देखने को आपको मिल जाता है। अब क्या है कि हमारे पास जो वर्किंग है, जिनके पास टाइम नहीं है, वो जैसे सुपर मार्केट हो गया या ऐसे मॉल्स हो गए जिसके अंदर एक छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है, वहां हम चले जाते हैं और हमारे को एक साथ इकट्ठा सामान मिल जाता है और हम वहीं जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा वहां से टाइम बचता है और हमें सामान एक साथ मिल जाता है, भले ही महंगा मिले बट मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने कितना चेंज आया, एडवांसमेंट आई। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला तो आज एआई की अगर हम बात करें तो आप खुद सोच सकते हो, मैंने कई बार कैनवा का एग्जांपल दिया था कि बहुत टाइम से कैनवा चल रहा है, या बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे हम थंबनेल, पोस्टर, वीडियो, वीवा वीडियो, ये सारी चीजें काम कर पा रहे थे। लेकिन आज एआई की वजह से
जो हमारा ट्रेंड जो चेंज हुआ है ऑटोमेशन का, एआई रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट, उसने हमारे टाइम को बचाया, हमारे एफर्ट्स को भी देखा। जैसे कि अगर हमें कोई पोस्टर बनाना होता है, हम जीपीटी पे जाते हैं, कोई और जेमिनाई या ऐसे जाके वहां पे हम जो है कमांड देते हैं और हमें वो पोस्टर या वो पिक्चर बन के मिल जाती है। किसी को बर्थडे विश करना है, हम फटाफट जीपीटी पे जाते हैं और नाम लिखते हैं और फटाफट से एक अच्छे अच्छे पोस्टर आ जाता है, हम उसको सेंड कर देते हैं, जो कि काफी क्रिएटिव है, टाइम को बचाता है। तो टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आया। क्या अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो क्या हम किसी को बर्थडे विश ऐसे करते थे, स्पेशल फोन करते थे, या फिर अगर हम उससे भी पहले जाए तो क्या होता था, चिट्ठियां होती थी, चिट्ठियों के बाद जो है हम उसको बर्थडे विश करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैसेजेस में जो 100 दिन के मैसेजेस मिलते थे वो कीपैड वाले फोन होते थे, तो उससे हम विश करा करते थे, जिसमें हमें मैसेज मिलते थे, हम जन्मदिन मुबारक करते थे या फिर बर्थडे विश करते थे। लेकिन आजकल हम जीपीटी से अपने बना रहे हैं। मैं काफी लोगों को देख रही हूँ कि कभी भी कोई ग्रुप्स होते हैं, उसमें किसी को विश करना है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है, तो जीपीटी पे उसका नाम वगैरह विश डालते हैं और उसका डालते हैं बर्थडे एनिवर्सरी है, तो हमें पोस्टर मिल जाता है और वही हम शेयर कर देते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा भी लगता है। कम्युनिकेशन एनहांस होती है, फास्टर एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन थ्रू डिजिटल टूल। डिजिटल टूल के द्वारा जो हमारी कम्युनिकेशन है ना, बहुत फास्ट हो गई है। अब खुद सोचो, पहले के समय में जो चिट्ठियों का मैंने एग्जांपल आपको दिया है, उसमें कितने दिन लग जाते थे, चिट्ठी पहुंचेगी फिर रिप्लाई आएगा, मतलब बड़े काफी दिन लग जाते थे। लेकिन आजकल आजकल आप बैठो, फटाफट आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप फोन में बात कर सकते हो, मैसेज दो 2 मिनट या 1 सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है। तो टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आया है, कम्युनिकेशन भी बढ़ गई टेक्नोलॉजी की वजह से। डिसीजन मेक में भी सपोर्ट होता है कि जो डेटा एनालिटिक्स है वो हमारी बेटर प्लानिंग में मदद करता है। इनोवेशन इंकरेज हो रही है, लीड्स टू न्यू प्रोडक्ट मार्केट एंड बिजनेस मॉडल। ठीक है, बिना इनोवेशन के तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस हमें थोड़ी यूनिक लगती है, हम उसकी तरफ भागते हैं, है ना। नए प्रोडक्ट की तरफ हम कैसे भाग रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, अब हमें मान लो कि हमें कोई बेडशीट खरीदनी है, तो हम क्या होता था, पहले तो हम एक कॉटन की सिंपल सी चादर भी बिछाते थे तो हमें अच्छा लगता था। लेकिन आजकल जो है गुची की, शिनाल की, इन सब की जो बेडशीट्स आ रही हैं वो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, हम देखते हैं भले ही वो कॉस्टली है लेकिन ट्रेंड में है वो चीज, यानी कि इनोवेशन, टाइम के साथ वो चीजें अपग्रेड हुई। ठीक है, तो यानी कि हम उसे खरीद भी रहे हैं। कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी ये इम्प्रूव करता है, पर्सनलाइजेशन थ्रू टेक्नोलॉजी इंक्रीज सेटिस्फैक्शन। कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव किया गया है। आई होप आपको क्लियर है। फिर यहाँ पे ना बताया गया है कि भाई 20s एंड 25 के बियॉन्ड भी अगर हम जाएं तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव हैं और क्या क्या चीजें आती हैं एआई और मशीन लर्निंग में। चैटबॉट्स हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम है, फ्रॉड भी डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम दैट कैन लर्न, प्रिडिक्ट एंड मेक डिसीजंस। ठीक है, ऑटोमेशन रोबोटिक्स में आता है, मशीन परफॉर्मिंग रिपीटेटिव और कम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेटिकली, यानी जो मशीन है ना वो ऑटोमेटिक काम जो है ना वो परफॉर्म कर रही है। जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग के व्हीकल्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं। ठीक है, और एक और चीज का एग्जांपल है ऑटोमेटिक मशीन्स का, है वो जिसके अंदर हर चीज सेट है। जैसे कि मान लो कि अभी क्या है, रिसेंटली दिल्ली के अंदर ये चीज अभी आपको देखने को मिलेगी, जब भी कभी आप पेट्रोल के लिए भरवाने के लिए जाओगे तो वहां पे अगर आपका पोल्यूशन नहीं है तो वो चीज डिटेक्ट हो जाएगी और वहां पे आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो बोला जाएगा और बताया जाएगा कि पोल्यूशन अभी नहीं हुआ, आपको करवा लेना है। तो यानी उसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी में आता है, कनेक्टिंग डिवाइसेस थ्रू द इंटरनेट फॉर रियल टाइम डेटा शेयरिंग। जैसे स्मार्ट होम है, स्मार्ट फैक्ट्रीज है, ये सब आता है इसमें। क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है, जैसे गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। इसमें क्या होता है, डेटा को स्टोर करा जाता है, एक्सेस किया जाता है, एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट इंस्टीड ऑफ लोकल सर्वर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, सप्लाई चेन ट्रैकिंग, ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि किसी कईयों ने जो है जैसे खरीद रखे हैं क्रिप्टो वगैरह ऐसे।
ये सोच के कि बढ़ेगा प्राइस ये सब। एंड वर्चुअल रियलिटी में आता है आपके वीआर हेडसेट, एआर इन शॉपिंग एप्स, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स में आता है कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। टारगेट मार्केट, ऐसे ही थोड़ी ना मार्केटिंग हो रही है, पहले कस्टमर के बिहेवियर को समझा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी एनहांसमेंट में आता है, जैसे कि फायरवॉल्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, ये सब मैंने आपको ना कंप्यूटर में पढ़ाया था, तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो घूम फिर के बात यही आती है कि भाई जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड है ना वो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, यानी कि ऑटोमेशन, तो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया पोल्यूशन का, इससे कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ग्लोबल रीच भी होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। कोई सामान बेचना है, ठीक है, आप अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बेच पा रहे हो, सर्विस दे पा रहे हो। फायदे क्या हैं इसके, जैसे कि डिसीजन मेक इंप्रूव होता है, ग्लोबल मार्केट एक्सेस होती है, कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, आप बैठे बैठे किसी को मैसेज कॉल करते हो, बुराई क्या है। जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन, जॉब तो जा ही रही है ऑटोमेशन की वजह से, कितने लोगों की गई है। जैसे मैंने अभी मॉल का एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड का दिया, वहां से वो हटा दिया। मेट्रो, जो मेट्रो जहाँ पे मेट्रो लाइन है, वहां पे बहुत सारे काउंटर पे बहुत सारे वर्कर्स होते थे, आजकल वहां मशीन पड़ी है सिर्फ, ठीक है। और देख ही सकते हो ये। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन है प्राइवेट एंड नेशनल ब्रांड्स क्या होते हैं। तो बस इसका डिफरेंस समझना है, ऊपर का पॉइंट और नीचे के पॉइंट्स ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे और इसी से हमारे फीचर्स एंड डिमेरिट्स भी बन जाएंगे। प्राइवेट ब्रांड में क्या होता है कि जो ओनरशिप होती है, अब वो किसके द्वारा होती है, तो ओन्ड एंड डेवलप बाय अ रिटेल और स्टोर, ठीक है। यानी जो मालिक का जो अधिकार है, जो ओन्ड है, वो डेवलप है, वो एक रिटेलर के द्वारा होती है और स्टोर के द्वारा होती है। प्राइवेट ब्रांड्स में खुद का ही होता है, खुद की ही दुकान चलाई जाती है। एंड नेशनल ब्रांड्स में क्या होता है, ओन्ड एंड डेवलप बाय अ मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर, ये जो मालिक का अधिकार है, डेवलपमेंट हुई है, डेवलप हो रहे हैं, डेवलप बाय अ मैन्युफैक्चर के द्वारा होती है या फिर प्रोड्यूसर के द्वारा होती है, ऐसे हम नेशनल ब्रांड्स कहते हैं। पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके एग्जाम्पल को समझें, उसके बाद ही बाकी के पॉइंट्स को मैं समझाऊंगी, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। पॉइंट समझा दूं एग्जाम्पल बाद में तो दिक्कत होगी, पहले डेफिनेशन देन एग्जाम्पल। सबसे पहले प्राइवेट ब्रांड के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डी मार्ट हो गया, ठीक है, बिग बाजार हो गया एंड लायंस गुड लाइफ। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे प्राइवेट ब्रांड्स हैं, जिनके खुद का एक स्टोर है जिसमें सारा सामान मिल जाता है। जैसे कि नेशनल ब्रांड्स में क्या होता है कि इनका एक अपना ब्रांड है, जैसे अमूल का नाम सुना होगा, अमूल की जो दही भी आती है, अमूल का बटर भी आता है, इस तरीके से। तो अमूल हो गया, टाटा हो गया, पेप्सी हो गई, सैमसंग हो गई, ये सब नेशनल ब्रांड्स हैं जो कि आपने हर एक अपनी सिटी में देखे ही होंगे। एंड प्राइवेट ब्रांड्स जो होते हैं, डी मार्ट वगैरह, वो अलग से होते हैं। कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट की बात करूँ तो रिटेलर कंट्रोल क्वालिटी, प्राइसिंग एंड पैकेजिंग, मतलब इसके अंदर क्या है, रिटेलर कंट्रोल कर पाता है क्वालिटी को, प्राइस को, पैकेजिंग को। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ नेशनल ब्रांड्स की, तो इसमें मैन्युफैक्चर कंट्रोल करता है, कंट्रोल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली लोअर प्राइस देन नेशनल ब्रांड्स होता है, यूजुअली हायर प्राइस ड्यू टू ब्रांड रेपुटेशन एंड प्रमोशन कॉस्ट। ये तो आपको पता ही होगा कि जो नेचुरल जो होता है, सॉरी, जो प्राइवेट ब्रांड्स होते हैं, उनके प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं बजाय कि नेशनल ब्रांड्स के। नेशनल ब्रांड थोड़ा महंगा होता है कि उसकी अपनी रेपुटेशन है और वो एक नेशनल ब्रांड है, लॉयल्टी है, जिसकी वजह से उसके प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी के पॉइंट्स ऑटोमेटिक समझ आते जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर। जैसे प्रमोशन है, प्रमोटेड विद इन द रिटेलर स्टोर ओनली होता है, और इसके अंदर नेशनली थ्रू एडवर्टीजमेंट के द्वारा या कैंपेन चलाए जाते हैं। जैसे मान लो अमूल कोई अपना, लेट सपोज वो अपना बिस्किट लॉन्च करता है, ठीक है, या कुछ कुकीज या कुछ केक, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो इस तरीके से जो है, मान लो वो बना रहा है अपनी ब्रांड्स का, तो दैट मीन्स उसको यहाँ पे ऐड चलानी पड़ेगी, कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, सो वो बेच पाएगा। और जो हमारा प्राइवेट ब्रांड है, यानी कि लेस ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर अट्रैक्ट बाय प्राइस, कस्टमर प्राइस से अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। बाकी के पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, काफी पॉइंट्स हैं। तो ये कुछ फायदे हैं, मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला फायदा क्या है प्राइवेट ब्रांड का, हायर प्रॉफिट मार्जिन फॉर रिटेलर, ये तो आपको पता ही होगा।
मोर कंट्रोल रहता है प्राइस और क्वालिटी को लेके, एंड रिटेलर यूनिक आइडेंटिटी भी उसकी बिल्ड होती है। नेशनल ब्रांड्स में क्या होता है, अवेलेबिलिटी वाइड होती है, कस्टमर का ट्रस्ट होता है, इसीलिए वो प्रोडक्ट लेता है। जैसे अमूल का अच्छा रहता है, अमूल का बटर ले लिया ऐसे। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज हो गया, कंसिस्टेंट क्वालिटी हो गई, हैवी एडवर्टीजमेंट की वजह से वो जो है नेशनल ब्रांड्स बिकते हैं। प्राइवेट ब्रांड्स के और नेशनल ब्रांड्स की कुछ बुराइयां, सबसे पहला तो प्राइवेट ब्रांड्स की बुराई है लिमिटेड कंज्यूमर अवेयरनेस होती है, कम होती है क्योंकि इसमें कम खर्चा करा जाता है और प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लोअर क्वालिटी परसीव होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि डायरेक्टली सेल हो जाता है। नेशनल ब्रांड्स में क्या होता है, हायर प्राइसिंग होती है क्योंकि उन्होंने अपनी एड का खर्चा भी निकालना है और काफ़ी जो खर्चे करे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है फॉर रिटेलर इन प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ बिजनेस एथिक्स पे। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू आर मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड। यानी बिजनेस एथिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिन बच्चों ने देख लिया वेरी गुड है और अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखी जाकर देख लो। बिजनेस एथिक्स में आता है कि मोरल प्रिंसिपल वैल्यूज जो होती है, बिहेवियर जो होता है इंडिविजुअल का, वो गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, मदद मिलती है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि अगर वो बिजनेस में उतर रहा है तो उसे सही और गलत का पता होना चाहिए। बिजनेस एथिक्स में आता मोरल वैल्यू बेस्ड होता है, हमें किसी का धोखा नहीं करना, प्राइस को लेके क्वालिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। सारी एक्टिविटी भी परफॉर्म होती है यहाँ पर। एथिक्स इज रिक्वायर हर जगह पे अप्लाई करा जाता है, मार्केटिंग हो चाहे फाइनेंस हो चाहे कुछ भी हो, यूनिवर्सल है ये, बिग हो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह मोरल एटिकेट्स देके ही जाते हैं। अगर आपको पता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय से काम करा रहे हो तो जायज़ है कि आपको पैसे उसको टाइमली देने हैं। ठीक है, ये नहीं कि उसको अत्याचार करा के काम करा के और उसको भगा देना है, वो काम नहीं करना, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी है बड़ी है, ये कुछ मोरल एटिकेट्स हैं। ठीक है, बिजनेस एथिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, जैसे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेयरनेस, ट्रस्ट, रेपुटेशन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब पे काम करता है। और इसके कुछ बिजनेस एथिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ट्रस्ट सबसे पहला आता है ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुल कम्युनिकेशन एंड फेयर डीलिंग होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अगर कोई एक्शन लिया है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, अगर कोई जिम्मेदारी ली है तो उसके बदले उसको जवाब भी देना है। ट्रांसपेरेंसी रखनी है, सॉरी, ओपन एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। फेयरनेस होनी चाहिए, ऑल स्टेक होल्डर इक्वली उनको ट्रीट करे, यानी किसी को ज़्यादा और किसी को कम। लॉ की रिस्पेक्ट करनी है। ये सारे पॉइंट्स मैंने काफ़ी डिटेल में करा रखे हैं बिजनेस एथिक्स वाले वीडियो में, तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हो काफ़ी डिटेल में। ठीक है, बिजनेस एथिक्स का जो एरिया है वो किस तरीके से है, जैसे कि ट्रुथफुल एडवर्टाइजिंग, फेयर प्राइस लेना, फॉल्स क्लेम को अवॉइड करना, ये मार्केटिंग है। ठीक है, फाइनेंस वाले में क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को अवॉइड करना, फ्रॉड से बचना, मिसयूज ऑफ फंड, हम फंड का मिसयूज कर देते हैं, उससे बचना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है, जैसे रिक्रूटमेंट बिल्कुल फेयर करनी है। ठीक है, अगर हम अपनी कंपनी में किसी को बुला रहे हैं तो यानी किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देके किसी को कम, वो काम नहीं करना। लेकिन हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, हमें पता तो सब कुछ होता है सही गलत, लेकिन फिर भी हम गलत कर जाते हैं। इक्वल पे देना है, सेफ वर्किंग कंडीशन देनी, ये सारे पॉइंट्स हैं। प्रोडक्शन में आता है क्वालिटी कंट्रोल है, सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ये सब आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है डेटा प्राइवेसी है, साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टोर लेआउट्स। क्या होता है स्टोर लेआउट, रेफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मैकेनाइज्ड फिक्सचर डिस्प्ले विद इन आर रिटेल स्टोर। हमारे जो रिटेल स्टोर है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जैसे फिक्सचर, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिजिकल अरेंजमेंट होता है ये, इट डिटरमाइन हाउ प्रोडक्ट आर प्लेस्ड एंड हाउ कस्टमर मूव थ्रू द स्टोर। इन सिंपल वर्ड, स्टोर लेआउट इज द डिजाइन और प्लान दैट शो हाउ गुड्स एंड डिपार्टमेंट आर अरेंज टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड इंक्रीज सेल। देखो सिंपल डेफिनेशन तो ये वाली है यहाँ से यहाँ तक की, कि स्टोर लेआउट्स क्या है, कि एक तरीके का डिज़ाइन है, एक तरीके का प्लान है, जिसमें हम अपने गुड्स को दिखाते हैं, किस तरीके से गुड्स दिखेंगे, सामान दिखेगा, और डिपार्टमेंट को अरेंज करना है सो दैट हमारे कस्टमर अट्रैक्ट हों और हमारी सेल बढ़ जाए। जैसे कि एक छत के नीचे अगर हमने कोई स्टोर बनाया है, उसमें हमें ऑफर निकालने हैं, क्वालिटी अच्छी देनी है, कस्टमर से अच्छे से बात करनी है, गुड्स को अच्छे से डिस्प्ले करना है, ये सारे पॉइंट सारे स्टोर लेआउट्स में आते हैं। एंड उसके बाद स्टोर लेआउट्स के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं। वेट, जैसे यहाँ फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है पेरिशेबल गुड्स,
नीड, क्विकनेस, ठीक है। क्विक एक्सेस जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं, नीड्स डिस्प्ले फोकस, यानी कि जो लग्जरी आइटम होती है उनको शो करना पड़ता है सो दैट वो बिक जाते हैं। एंड स्टोर का साइज शेप जो होती है, हाउ मैनी, यहाँ पे लिखा भी है कि डिटरमाइन हाउ मैनी एसएलसीज एंड डिपार्टमेंट कैन फिट, कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे फिक्स करे गए हैं। कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहेगा, लेआउट शुड मैच शॉपिंग पैटर्न एंड प्रेफरेंस, कस्टमर के बिहेवियर को भी हमें देखना है कि किस पैटर्न के हिसाब से वो शॉपिंग करेगा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या प्रेफरेंसेस है। टाइप ऑफ सर्विस, मतलब सेल्फ सर्विस होगी, फुल सर्विस, इम्पैक्ट, लेआउट स्टाइल किस टाइप का है। जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे क्या होता है, कभी क्या होता है सेल्फ सर्विस होती है, कभी क्या होता है वो वर्कर वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं, तो ये सब बातें हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स में आता है फायर एग्जिस्ट होना चाहिए, सेफ्टी नॉर्म भी फॉलो होना चाहिए। तो स्टोर लेआउट्स के, गुड स्टोर लेआउट, जो एक अच्छा गुड स्टोर लेआउट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लो। इसके कुछ फायदे क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, सेल भी बढ़ाता है, प्रोडक्ट विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्टोर की इमेज को इनहांस करता है, एक ब्रांड बन जाता है, एक ब्रांड की आइडेंटिटी बन जाती है कि ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। और काफी अच्छे से इन्होंने अपने स्टोर में डिस्प्ले कर रखा है, ऑफर्स भी निकालते रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो बुराई क्या है पुअर लेआउट की, अगर आपका लेआउट जो है आपका स्टोर का अच्छा डिजाइन नहीं है, अच्छे से आप प्रोडक्ट शो नहीं करते, तो उसकी कुछ बुराइयां हैं। सबसे पहला ये है कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लो आपने एक स्टोर खोला और आपने जो है, जो जहाँ पे डिटर्जेंट पड़े होते हैं उसके बगल में आपने जो है खाने का जूसेस रख दिए, ठीक है, और जूस वाली जगह पे चॉकलेट रख दी, तो उल्टा सुल्टा कर दिया, तो इससे क्या कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन उसको देखने को मिलेगी, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, वो दोबारा आना पसंद नहीं करेगा, उसी टाइम परेशान हो जाएगा। वेस्टेड फ्लोर स्पेस, जो आपकी जो वर्क स्पेस है वो भी वेस्ट है। ट्रैफिक लो, लीडिंग टू क्राउडिंग, पुअर ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। रिड्यूस सेल, ये आपके प्रॉफिट को गिरा देगा, सेल गिर जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी, ऐसे ये सारे पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड अलाउइंग प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी। देखो लिबरलाइज मतलब क्या, हमने पढ़ा था वो 3 पिलर्स हमने इकोनॉमिक्स में पढ़े थे एलपीजी के, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी गिर के भी फिर उठ गई थी। तो वही है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने जो पाबंदियां लगवाई थी बहुत टाइम पहले, उसको जो हटा दिया जाए और प्राइवेट और जो फॉरेन पार्टिसिपेट है हमारी इकोनॉमी में एंटर कर पाए, सो दैट ट्रेड हो पाएगा, ट्रेड होगा तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम 2 डेफिनेशन है जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो। तो मेन फीचर क्या है लिबरलाइजेशन के, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिड्यूस हो जाए, यानी जो ज्यादा चीजों पे लाइसेंस लगना था पहले वो कम हो जाए, और फ्रीडम मिल जाए, आज़ादी मिल जाए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, कि हमारा माल कंट्री से बाहर भी जा सकता है और कंट्री के अंदर भी आ सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इससे इनकरेज होती है, फाइनेंशियल सेक्टर भी रिफॉर्म देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट्स आप आराम से बना के लिख सकते हैं। अब मेरिट्स क्या है इसके, सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी जीडीपी बढ़ेगा ड्यू टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जो भी प्राइवेट के सेक्टर्स हैं या फॉरेन के इन्वेस्टमेंट हैं वो हमारे देश में पैसा लगाएंगे, जिससे जीडीपी भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो जीडीपी भी बढ़ती है। कंज्यूमर के कुछ बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, ग्लोबल इंटीग्रेशन होगा, ये सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन कुछ इसके बैड इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, मैं दिखा देती हूँ। सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है ई टेलिंग का, जिसके अंदर डेफिनेशन दी गई है। पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। ई टेलिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, जिसमें क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट, यानी कि जो भी सामान यहाँ सेल हो रहा है या फिर सर्विसेज दी जा रही हैं कंज्यूमर को, वो इंटरनेट की मदद के द्वारा हो रही है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग वेयर कस्टमर कैन ब्राउज सेलेक्ट एंड परचेज प्रोडक्ट डिजिटली एंड गेट देम डिलीवर टू द डोर स्टेप। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लिंकिट। आज हमें कोई भी सामान चाहिए होता है तो हम 8 या 10 मिनट में अपने घर पे मंगवा लेते हैं।
यानी कि वो जो सर्विस है हमारे डोर स्टेप तक है और हम कोई भी सामान ईजिली मंगा सकते हैं। और वो हमने कैसे मंगाई? क्योंकि हमने इंटरनेट की मदद के द्वारा उस ऐप को डाउनलोड करा, सामान सेलेक्ट करा, पेमेंट करी, परचेज किया और वो हमें मिल गई। इन सिंपल वर्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, ऐप और डिजिटली प्लेटफॉर्म। हमने कोई भी सामान जो है वो बाय करा और सामान सेल करा। किसकी मदद के द्वारा? ऑनलाइन। सेलर ने अपना सामान वेबसाइट पे, ऐप पे डाला और कंज्यूमर ने उसी वेबसाइट या उसी ऐप से वो सामान खरीद लिया। तो वो है ई टेलिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी है ये। और इसके अंदर ना फीचर्स बताए गए हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होता है, यानी कि ट्रांजेक्शन हैपन होती है वेबसाइट के द्वारा, मोबाइल के ऐप द्वारा। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है जैसे स्विगी, जोमेटो, खाने के फूड के ऐप्स हैं, या फिर आप अमेजोन ले लो, मिंत्रा ले लो, ये शॉपिंग के ऐप्स हैं। डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, प्रोडक्ट जो सोल्ड होते हैं वो एंड यूजर तक जाते हैं बिना किसी ट्रेडिशनल इंटरमीडियरीज के, यानी कोई बीच में नहीं आ रहा। अगर मुझे कोई ब्लिंकिट से कुछ भी मंगवाना है, लाइक चॉकलेट्स मंगानी है, बिस्किट्स मंगाने हैं, तो बीच का कोई बंदा नहीं है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट जो है मंगवा सकती हूँ। 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, कस्टमर भी शॉप कर पाता है किसी भी टाइम एनी वेयर। चाहे वो डिलीवरी 4 दिन बाद हो, बट खरीद तो वो आज ही सकता है। ठीक है, एंड डिजिटली पेमेंट होती है, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो। होम डिलीवरी भी इसमें रहती है। ई टेलिंग प्लेटफॉर्म के एग्जांपल वही हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, बिग बास्केट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ई टेलिंग के कुछ टाइप्स हैं जैसे कि बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B एंड C2C। सबसे पहले B2C में क्या होता है? B2C की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट की डायरेक्टली सेलिंग होती है कंज्यूमर को, ऑनलाइन वो खरीद पाता है। B2B में अलीबाबा हो गया, जैसे ऑनलाइन सेल्स बिटवीन बिजनेस के बीच में जो आपस में सेल्स होती है, वो इसका एग्जाम्पल है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में आता है OLX वगैरह हो गया, जैसे हम कोई भी सामान बेच रहे हैं तो कंज्यूमर ही बेच रहा है, कंज्यूमर ही खरीद रहा है, तो वो C2C हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स आता है, जिसमें अमेजोन के ऐप, पेटीएम मॉल हो गया, या ऑनलाइन रिटेल थ्रू मोबाइल ऐप होती है। ई टेलिंग के कुछ फायदे हैं, कन्वीनियंस तो रहता है, आप कहीं भी मंगवा सकते हो, किसी भी टाइम मंगवा सकते हो, वाइड सिलेक्शन रहती है, आप कोई ब्रांड का प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, प्राइस भी आराम से कंपेयर कर सकते हो, आपका टाइम बच जाता है, आपको दुकान पे जाना नहीं पड़ता, ग्लोबल रीच है। ई टेलिंग के कुछ नुकसान हैं, जैसे फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होती है, कस्टमर कैन नॉट टच और फील, वो देख नहीं सकता, सिर्फ वो यहाँ अपने मोबाइल में ही उसके जो वेट है, कलर है, उसको देख के ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा। तो देखो, हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान होते हैं। डिलीवरी टाइम जो है, वेटिंग पीरियड फॉर डिलीवरी होता है। इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है। सिक्योरिटी रिस्क भी रहता है, ऑनलाइन पेमेंट जो कर लेते हैं, फ्रॉड ऐप बने हुए हैं, वहाँ हमें पेमेंट नहीं करनी होती। रिटर्न एंड रिफंड की थोड़ी-सी दिक्कत रहती है, डिले हो जाता है। इतना सा आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ परचेज डिसीजन। परचेज जो हम करते हैं, कंज्यूमर जो परचेज करता है, उसकी जो डिसीजन की ना स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले आता है कि उसको क्या है, ज़रूरत पड़ती है। आप खुद सोचो, ये आंसर आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये समझ आ जाए कि भाई, जब हमें कोई भी सामान खरीदना होता है तो उससे पहले हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है, तभी हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे कि हमें भूख लगी है, तो अगर हमें हंग्री हम लोग फील कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे ना कि कोई फूड मंगवा लेते हैं या फिर खरीद लेते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स या ये सब। तो उसके बाद सबसे पहले हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमें प्रॉब्लम अराइज हुई है, सबसे पहले तो पॉइंट यही आता है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, इकट्ठी करते हैं कि अगर हमें पिज़्ज़ा मंगाना है तो वो कहाँ कहाँ से मंगवा सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं वो ब्रांड कौन कौन सा, इवेलुएट करते हैं कि कौन कौन सा ब्रांड का पिज़्ज़ा मिल रहा है मार्केट में, जो है डोमिनोज से मंगाएं, पिज़्ज़ा हट से मंगाएं, या लोकल कहीं से मंगवाएं। तो भी इवैल्यूएशन है ऑल्टरनेटिव का, कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, हम उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है परचेज डिसीजन, कि हाँ भाई, डिसाइड विच प्रोडक्ट टू बाय। फिर हम डिसाइड कर ही लेते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर कर ही लिया जाए। पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि इंजॉइंग द पिज्जा, सेटिस्फैक्शन होगी तो हम दोबारा मंगाएंगे, डिससेटिस्फैक्शन होगी तो हम उसके नेगेटिव रिव्यू देंगे, रिफंड मंगाएंगे और दोबारा वहां से चीज हम ऑर्डर नहीं करेंगे। तो बस यही पॉइंट्स हैं, इसी को ही नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस क्या है, कि हेल्प मार्केटर डिजाइन इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज एट ईच स्टेज, इनेबल टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। यानी बिजनेस के इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, रीअटेंशन को इम्प्रूव किया गया है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करी जा रही है, प्राइसिंग डिसीजंस भी होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम अराइज होगी तभी हम चीज़ों के बारे में सोचेंगे और एट द एंड मंगाएंगे और कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमने सही डिसीजन लिया, क्या हम सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंज्यूमर बिहेवियर का नाम से ही समझ आ रहा है कि कंज्यूमर एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, जब वो चीज़ को सिलेक्ट करता है, खरीदता है या फिर जब खरीद लेता है, तो उसके बिहेवियर में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ फीचर्स बताए गए हैं, गोल ओरिएंटेड होता है, कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड्स और वांट, की जैसे जैसे उसको नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो कंज्यूमर जो खरीदता है वो डिपेंड करता है कि वो सेटिस्फाई हुआ है उस ज़रूरत के हिसाब से या नहीं। डायनेमिक है, बिहेवियर चेंज हो जाता है एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, लाइफस्टाइल एंड ट्रेंड्स। जैसे मान लो किसी की इनकम पहले 10,000 थी तो वो टोन्ड मिल्क यूज़ करता था, अब उसकी इनकम बढ़ गई है तो उसने फुल क्रीम मिल्क यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। थर्ड आता है इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर, जैसे सोशल, कल्चरल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बिहेवियर को, क्योंकि समाज, सोसाइटी भी हमारे को जो है बदलाव उससे आता है, हम 4 लोगों के साथ बैठते हैं, वो सब डिसीजन मेक प्रोसेस होता है, सीरीज ऑफ स्टेप रहते हैं जिसमें हम जब हमें सामान की ज़रूरत थी और जब हमने खरीद लिया तो उसके क्या-क्या डिसीजन हमने मेक किए थे। कॉम्प्लेक्स में आता है बाइंग डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर लाइक परसेप्शन, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, यानी कि जो हमारा बाइंग डिसीजन है वो इन्फेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारे फैक्टर है, जैसे ज़रूरत पड़ी तो ले लिया, किसी को गिफ्ट करना है तो ले लिया वो सामान, ठीक है, या फिर आगे ज़रूरत पड़ सकती है तो ले लिया। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर देखने को हमें मिल जाते हैं। कल्चरल फैक्टर में आता है, जैसे कल्चर हो गया, सोशल क्लास हो गया, तो बाइंग ट्रेडिशनल अटायर ड्यूरिंग फेस्टिवल, जब हमारा कोई त्योहार आ रहा होता है तो हम कोई चीजें ऐसी खरीदते हैं जो हमें खरीदनी, जैसे सूट साड़ी, ये सब लेडीज खरीदती हैं, ठीक है। जैसे लाइक दुर्गा पूजा आ रही है तो सिल्क साड़ी बंगालीज खरीदते हैं, ठीक है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। सोशल फैक्टर में आता है चूजिंग अ ब्रांड बिकॉज फ्रेंड यूज इट, कि अगर आपका फ्रेंड या आपका कोई रिश्तेदार यूज कर रहा है फैमिली फ्रेंड्स में तो हम भी वो सामान ले रहे हैं, तो ये समाज का एक फैक्टर है, सोसाइटी का फैक्टर है। पर्सनल फैक्टर में आता है एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल, ये सब आता है, जैसे यंग अडल्ट आजकल ट्रेंडी क्लोथ्स खरीद रहे हैं, ये सब। साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है बाइंग हेल्थ फूड ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ फिटनेस, आजकल जैसे कि हम लोग बाहर का खाते हैं लेकिन कुछ लोग फिटनेस को लेके बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं तो वो हेल्थ रिलेटेड फूड मंगवाते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है। फिर आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फैक्टर में आता है जैसे कि चूजिंग बजट फ्रेंडली ब्रांड्स इन रिसेशन, ठीक है, जब रिसेशन आ गया तो बजट फ्रेंडली ब्रांड्स को हमने चूज करा, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप आराम से बना के लिख सकते हो। और कंज्यूमर बिहेवियर को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो भाई, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होना, हेल्प इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड, ताकि कंज्यूमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई जाती है ताकि प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, ताकि कंज्यूमर सामान को खरीद ही ले, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स है, प्राइस अगर महंगा होगा और नया ब्रांड होगा तो कंज्यूमर जल्दी से नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर उसके प्रति अलग है। हाँ, उसने यूज कर लिया है, अच्छा लग रहा है, महंगा हो गया है, तो वो अब खरीद लेगा, तब उसके बिहेवियर में अलग चेंज होगा। कस्टमर रीअटेंशन तभी होती है जब हम बिहेवियर को समझें, यानी कि एक सेलर, एक रिटेलर जब कंज्यूमर के ऊपर बात करता है, उसके उसके बारे में सोचता है, तो वो जो है काफी बेनिफिट होता है उसके अंदर, यानी कंज्यूमर को हम रीअटेंशन दे रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी रेफर्स टू द मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट पीपल, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन एंड एसेट फ्रॉम थेफ्ट, डैमेज, लॉस और अनऑथराइज्ड एसेस। सिक्योरिटी नाम से क्लियर है, ये एक तरीके की सिक्योरिटी है जो कि इंश्योर करी जाती है एम्प्लॉय को। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए है, कस्टमर के लिए है, फिजिकल एसेट हो गई या कोई डेटा है, ताकि वो चोरी से बच सके और आग लगना, डैमेज होना या फिर इन सब चीजों से उसे बचाया जा सके। तो जैसे अब इसमें एग्जांपल दिया गया है फिजिकल सिक्योरिटी का, जैसे कि फिजिकल एसेट्स एंड पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल एसेट्स। अगर हमें फिजिकल एसेट्स को बचा के रखना है तो हम क्या करते हैं, गार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, अलार्म सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आता है जैसे फायरवॉल्स हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, पासवर्ड लगाते हैं, ताकि वो चीज जो है, डिजिटल डेटा जो है वो प्रोटेक्ट रहे, वो लीक ना हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आता है बैंक वॉल्ट्स हो गए, सिक्योर पेमेंट सिस्टम हो गए,
तो इससे हमारा पैसा सिक्योर रहता है। एम्प्लॉय सिक्योरिटी में आता है सेफ्टी प्रोटोकॉल, आईडी कार्ड्स हो गई, इमरजेंसी एग्जिट हो गया, तो ये सब पॉइंट्स है। साइबर सिक्योरिटी में जैसे एंटीवायरस वगैरह हम देखने को मिलता है लैपटॉप में या सिस्टम में देखने को मिलता है ना, कि हाँ भाई प्रोटेक्शन होती है, जो ऑनलाइन थ्रेट्स हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है, तो उससे एंटीवायरस जो सिक्योर सिस्टम होता है उससे हमें बचाते हैं। सिक्योरिटी के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि हमारी एसेट को प्रोटेक्ट करता है, एम्प्लॉय की सेफ्टी को इंश्योर करता है, कस्टमर के ट्रस्ट को भी बढ़ा देता है क्योंकि उसका डेटा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, और वो आराम से कॉन्फिडेंस होकर के शॉपिंग जो है वो आराम से कर पाता है। डेटा भी हमारा सेफ रहता है। ये सारे पॉइंट्स आप बना करके वही सारे हैं आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग। Franchising is a business arrangement where one party gives another party the right to operate a business using a brand name, product, business model in the exchange of fee और loyalty। इसका बेस्ट एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स का, मैं लेती हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारी जगह खाली पड़ी है और आपको लगता है कि मैकडोनल्ड्स का बर्गर आप सेल करना चाहते हो, तो आपको उसकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी उसके ओनर से, और कुछ करोड़ों में मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक बिजनेस मॉडल मिल जाता है, बनी बनाई ब्रांड गुडविल सब मिलती है। बस आपको उसके सिस्टम को रेगुलेट करना है, वो अपना बताएंगे कि किस तरीके से सामान को बनाना है, कैसे कैसे बनाना है। फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी होती है। फ्रेंचाइजर होता है द पेरेंट कंपनी और ब्रांड ओनर हु ग्रांट्स द राइट, जिसने आपको राइट दिया, जैसे मैकडोनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। फ्रेंचाइजी कौन है? द इंडिविजुअल और फर्म हु बाय द, यहाँ पे लिखा भी है, हु बाय द राइट टू ऑपरेट अंडर द फ्रेंचाइजर नेम एंड सिस्टम। वो इंडिविजुअल या वो फर्म जो कि खरीदेगा उस राइट को, वो फ्रेंचाइजी है। फीचर्स क्या है फ्रेंचाइजिंग के? इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रहता है, एस्टैब्लिश ब्रांड को हम यूज कर पाते हैं, ट्रस्टेड ब्रांड को हमें नाम बनाने की जरूरत नहीं है, नाम बना बनाया हमें मिला है, बस उसको हमें ढंग से ऑपरेट करना है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की जरूरत होती है, फी एंड लॉयल्टी पेमेंट होती है, क्योंकि फ्रेंचाइजी पे इनिशियल फ्रेंचाइज फी ना, ऑनगोइंग लॉयल्टीज वगैरह उसने यहाँ पे करी हैं, तो भाई जब उसने पे करी है तो उसको कुछ ना कुछ तो यहाँ बेनिफिट होगा ही होगा। तो हमने ये समझ लिया है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी भी हमने समझ लिया है। तो वही एग्जांपल है, इसमें ऑटोमोबाइल डीलरशिप हो गया, मारुति सुजुकी डीलर्स, ये सब आते हैं। तो ये प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग होती है, जिसमें फ्रेंचाइजी सेल्फ फ्रेंचाइजर प्रोडक्ट यूजिंग इट ब्रांड नेम, यानी वो उसके ब्रांड नेम को यूज कर पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग में आता है, जैसे ब्रिवरेजेस की कंपनीज होती हैं, जैसे कोका कोला बॉटल हो गई, ये सब आता है। एंड फ्रेंचाइजिंग फॉर्मेट, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग में आता है आपका मैकडोनल्ड्स, सबवे, केएफसी, डोमिनोज, ये सब की जब हम फ्रेंचाइजी लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंचाइजिंग में आता है जो फ्रेंचाइजर के फायदे हैं और फ्रेंचाइजी के भी फायदे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंचाइजर की अगर हम बात करें तो इसमें रैपिड बिजनेस एक्सपेंशन होता है कम कैपिटल के साथ। अर्न इनकम थ्रू फ्रेंचाइजी फीस एंड लॉयल्टी के द्वारा पैसे कमा पाते हैं। मार्केट रीच भी इंक्रीज होती है, ब्रांड की विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। फ्रेंचाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो रेडीमेड बिजनेस उसको मॉडल मिल जाता है, उसको जो है एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ऑलरेडी ब्रांड नेम बना पड़ा है, ठीक है। लोअर रिस्क होते हैं फेलियर के क्योंकि ऑलरेडी ये चला आ रहा है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, मार्केटिंग की जरूरत रहती है। अब इसकी कुछ बुराइयां भी हैं, अगर फ्रेंचाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर फ्रेंचाइजिंग डेली ऑपरेशन, रिस्क ऑफ ब्रांड रेपुटेशन इफ फ्रेंचाइजी परफॉर्म पुअरली। अगर फ्रेंचाइजी जो है वो परफॉर्म कर रहा है पुअरली तो ब्रांड की रेपुटेशन का थोड़ा रिस्क रहता है। और अगर फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मस्ट फॉलो फ्रेंचाइजर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज उसको माननी पड़ती हैं। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहती है, ऑनगोइंग लॉयल्टी पेमेंट्स रहती हैं, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और बिजनेस डिसीजन रहते हैं। फेमस फ्रेंचाइजी एग्जांपल दिए हैं वो तो आपको पता ही होगा, आपने नाम सुने ही होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार बन जाता है। तो देखो भाई फूड इंडस्ट्री की बात करो तो मैकडोनल्ड्स की लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, डोमिनोज की लेते हैं, सबवे की लेते हैं, पिज्जा हट की, इन सब की लेते हैं, बट सबसे ज्यादा मैकडोनल्ड्स एंड डोमिनोज की फ्रेंचाइजी हर जगह मोस्टली देखने को मिलती है। रिटेल की बात करें तो रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, बाटा, रेमंड, ये सब की फ्रेंचाइजी भी बहुत बिक रही है। एजुकेशन की बात करें तो किड्जी हो गया, एनआईआईटी हो गया, एपटेक हो गया। हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो ओयो रूम्स हो गए, हॉलिडे इन हो गया। तो ये सब कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जो कि आगे सेल आउट ज्यादा हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीए 1986 क्या होता है? तो सीपीए का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया एक्ट है, जो कि 1986 में बताता है कि इंडियन लॉ इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोवाइड क्विक एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। अब होता क्या है कि इसमें इंश्योर करा जाता है कि कंज्यूमर गेट फेयर ट्रीटमेंट, कि कंज्यूमर को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जब वो किसी दुकान में जाता है, उसको सेफ प्रोडक्ट मिलने चाहिए, प्रॉपर सर्विसेज मिलनी चाहिए, और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए। सीपीए के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं 1986 के: प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। तो ये भी रहता है, ये उद्देश्य क्या है सीपीए का? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, जो उसके साथ एक्सप्लोटेशन हो रही है वो ना हो। कंज्यूमर के राइट को प्रोवाइड किया गया है, यानी कि इंश्योर राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर एक कंज्यूमर को अधिकार है ये जानने का कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार रखता है। सेफ्टी हो गया, चॉइस हो गया, रिड्रेसल हो गया, ये सब चीज हो गया। कंज्यूमर फोरम्स एस्टैब्लिश होते हैं, क्विक एंड अफोर्डेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है इसमें, कि अगर उसके साथ कुछ धोखाधड़ी हो गई है तो उसको सुनवाई करी जाए, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। इनकरेज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रमोट ऑनेस्ट बिजनेस डीलिंग, यानी कि यहाँ पे ऑनेस्ट बिजनेस डीलिंग को भी इनकरेज किया जाता है। तो यहाँ पे बताया कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन में आता है सेफगार्ड कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, अगर उसको कोई डिफेक्टिव गुड्स मिला है तो वो कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के अंदर आता है। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो वो इसमें आएगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में आता है। स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे, ताकि उसकी जो है दिक्कतों का जो है समाधान निकाला जाए। अफोर्डेबल एंड क्विक जस्टिस में आता है reduces नीड फॉर लेंदी सिविल प्रोसीजर्स, यानी कि जो जरूरत पड़ने पे जितने भी सिविल के जो प्रोसेस होते हैं लेंदी जो होते हैं वो भी उसमें भी राहत मिले उसे। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर की बात तो आपको पता ही है क्या होता है, पेनल्टीज है यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो राइट प्रोवाइडेड अंडर सीपीए कौन कौन से राइट है? सबसे पहला आता है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चॉइस, राइट टू हेयर, राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, कि हमारे कौन कौन से अधिकार है। सबसे पहला तो सेफ्टी का अधिकार है, कि हम जो भी प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो उस पे हमारे को जो है चीजें समझ आ जाती हैं कि कौन कौन सी जो है, अगर कुछ गलत प्रोडक्ट मिला है तो हमारा जो है समाधान निकाला जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू इन्फॉर्म, फुल इंफॉर्मेशन दी जाती है क्वालिटी प्रोडक्ट की। ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो उसके प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से बताए, सही प्राइस के बारे में बताए। राइट टू चूज में आता है फ्रीडम टू सिलेक्ट फ्रॉम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, यानी उसके पास अधिकार है कि वो कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है, ऐसा नहीं दुकान वाला जबरदस्ती उसको कुछ भी चेप दे। राइट टू हियर में आता है कंज्यूमर कंप्लेन भी सुनी जाए, क्या वो कंप्लेन कर रहा है, डिफेक्टिव गुड्स से उसको बचाया जाए, कंपनसेशन अगर उसको मिले, अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स मिला है तो बदल के मिले या फिर उसके बदले पैसे मिले। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, कंज्यूमर को उसकी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसी वक्त चेक कर ले उसकी एक्सपायरी डेट एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ फॉरम कोर्ट्स बनाए गए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फ्रॉम केसेस अप टू 1 करोड़ तक के हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट में आते हैं केसेस 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के केसेस यहाँ आते हैं स्टेट में, और नेशनल पे आते हैं जो 10 करोड़ से ज़्यादा के केसेस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। सीपीए 1986 के फायदे ही फायदे हैं कि वो कंज्यूमर को अब जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, अफोर्डेबल जस्टिस दिला रहा है, ऑनेस्ट एंड फेयर बिजनेस प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहा है, और अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, ठीक है। बुराई क्या है? सम कंज्यूमर आर अनअवेयर ऑफ द राइट्स, बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि अनअवेयर है, जिनको पता ही नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं। नेक्स्ट आता है सेल सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेल सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम और एप्लीकेशन डिजाइन टू मैनेज, ट्रैक एंड स्ट्रीमलाइन सेल एक्टिविटी इन अ बिजनेस, यानी कि सेल सॉफ्टवेयर नाम से ही क्लियर है, ये बिजनेस के जो रिकॉर्ड है, मतलब मदद करता है बिजनेस रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन मैनेज, कस्टमर रिलेशनशिप एंड सेल एफिशिएंसी को भी ये बढ़ा देता है। सेल सॉफ्टवेयर के कुछ उद्देश्य हैं, सबसे पहला था ट्रैक सेल ट्रांजेक्शन, जो हमारी सेल की ट्रांजेक्शन होती है उसको भी ट्रैक करता है, सेल को रिकॉर्ड करना, रिटर्न भरना, इनवॉइसेस, ये सब इसका काम है।
कस्टमर भी मैनेज होते हैं, कस्टमर डेटा मेंटेन करना, परचेज हिस्ट्री, ये सब। इन्वेंट्री इंटीग्रेशन में आता है लिंक सेल विद स्टॉक लेवल टू अवॉइड शॉर्टेज एंड ओवरस्टॉक, जैसे सामान ज़्यादा और कम ना हो, इसकी वजह से इन्वेंट्री भी मैनेज करी जाती है। सेल सॉफ्टवेयर के फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहला आता है एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, टाइम पे चीज़ें हो पाती हैं, हम डिसीज़न ले पाते हैं, कौन-सी चीज़ ज़्यादा बनानी है, कौन-सी कम लानी है, कहाँ कितना खर्च करना है, ये सब होता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। बुराइयाँ क्या हैं? हाई इनिशियल कॉस्ट होती है इसकी, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जिसमें डेटा चढ़ाया जाता है, बट हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है और हम टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड हो गए हैं, डाटा सिक्योरिटी रिस्क भी इसके अंदर रहता है। सेल सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल है जैसे टैली ईआरपी, तो ये तो अकाउंट्स में काफ़ी कॉमन है, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज़ इस पे काम कर रही हैं, काफ़ी नहीं भी कर रही। अकाउंटिंग एंड सेल्स के लिए यूज़ होता है, ज़ोहो सीआरएम होता है जो सेल एंड कस्टमर मैनेजमेंट के लिए है। सीआरएम एंड सेल्स ट्रैकिंग के लिए सेल्सफोर्स, शॉपिफाई पीओएस जो है वो रिटेल एंड ई-कॉमर्स सेल्स के लिए, क्विक बुक्स में आता है बिलिंग, इनवॉइसिंग एंड सेल एनालिटिक्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉन स्टोर रिटेलिंग। अब नॉन स्टोर क्या होता है? नॉन स्टोर रिटेलिंग रेफर्स टू द सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर विदाउट अ फिजिकल रिटेल स्टोर, मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। इट यूजेस अ अल्टरनेटिव चैनल लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग, वेंडिंग मशीन हो गई, कैटलॉग हो गई। आप देखते हो जैसे मेट्रो पे जाते हो तो वहाँ वेंडिंग मशीन लगी है, आपको कुछ खाने के चिप्स चाहिए, कोक चाहिए, तो आप वहाँ बटन प्रेस करते हो और आप देखते हो कि आपको टोकन डाला या इस तरीके से तो वो चीज़ बाहर आ जाती है। तो यानी कि वो वेंडिंग मशीन है, यानी कि नॉन स्टोर रिटेलिंग है वो। नो फिजिकल स्टोर, इसका कोई स्टोर नहीं है। प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू चैनल अदर देन कन्वेंशनल स्टोर्स, है ना। डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचा जा रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना। कन्वीनियंस तो है, हर जगह पे लगी हुई होती है ये। एंड नॉन रिटेलिंग जो होती है ना, इसके कुछ फ़ायदे हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग के। कन्वीनियंस है, 24/7 फैसिलिटी है, मशीन पड़ी है, आप कभी भी जाओगे रात को दिन में तो वो देखने को मिलेगी आपको, आप ऑपरेट कर सकते हो ऑनलाइन। लोअर कॉस्ट रहती है, वाइड मार्केट रीच रहती है। बुराई क्या है इसकी? फिजिकल इंटरेक्शन में कमी है, डिलीवरीज के जो है वो इश्यूज रहते हैं, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी पे पूरा डिपेंड हो गए हैं। डिलीवरी इश्यूज भी होते हैं जब हम कोई ऐसी जगह से सामान मंगाते हैं जहाँ जिनका स्टोर नहीं है, शिपिंग और डिलेज हो जाते हैं, इस तरीके से सिक्योरिटी रिस्क भी रहते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सिंग। सोर्सिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एक्वायरिंग गुड सर्विसेज और रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू मीट द ऑपरेशनल प्रोडक्शन नीड्स ऑफ अ बिजनेस। नहीं समझ आया तो एक और डेफिनेशन है, सोर्सिंग इज हाउ अ कंपनी गेट्स द प्रोडक्ट और मटेरियल इट्स नीडेड टू सेल और प्रोड्यूस गुड्स। सोर्सिंग का मतलब है कि कैसे कंपनी जो है प्रोडक्ट और मटेरियल की उसको लेगी सो दैट वो अपने सामान को जो है बेच पाए। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया सिंगल सोर्सिंग क्या होती है, एप्पल सोर्सिंग चिप्स फ्रॉम अ सिंगल सप्लायर, है ना। मल्टीपल सोर्सिंग में बहुत सारे आते हैं जैसे रिटेल चेन सोर्सिंग, सब क्लोथ्स फ्रॉम सर्वल मैन्युफैक्चरर्स हो गए। ग्लोबल सोर्सिंग में आता है जैसे प्रोक्यूरिंग फ्रॉम सप्लायर वर्ल्ड वाइड टू गेट कॉस्ट और क्वालिटी एडवांटेज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज सोर्सिंग कंपोनेंट फ्रॉम चाइना। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की कंपनीज हैं जो कि सोर्स कर रही हैं चाइना से, जो है कंपोनेंट सोर्स करती हैं, वो ग्लोबल है, ग्लोबली है। डोमेस्टिक में जो है वो आपका आता है ग्रोसरी स्टोर सोर्सिंग प्रोडक्ट लोकली, जैसे ग्रोसरी के जो स्टोर्स होते हैं वो सोर्स करते हैं प्रोडक्ट लोकली, खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आउटसोर्सिंग में आता है जैसे कंपनीज आउटसोर्सिंग आईटी सर्विसेज टू टीसीएस और इन्फोसिस, ये सब आते हैं। तो बेसिकली इसमें यही होता है, ठीक है। और इसके कुछ प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, जैसे कि हमें नीड को पकड़ना है, नीड को पहचानना है, तो वो पॉइंट्स इसके अंदर हम देखने को मिलते हैं। जैसे आइडेंटिफाई नीड, हमें नीड को पकड़ना है। डिटरमाइन व्हाट मटेरियल प्रोडक्ट और सर्विस आर रिक्वायर्ड, कि कौन कौन सा मटेरियल की ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट की है, कौन से सर्विस की। सप्लायर को सर्च करना है, जो फाइनल फाइंड करना है, हमें पता लगाना है पोटेंशियल सप्लायर का और उसकी कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करना है, सिलेक्शन करना है, इवैल्यूएशन करना है, कंपेयर करना है सप्लायर्स बेस्ड ऑन प्राइस क्वालिटी के बेसिस पे उसको सप्लायर को कंपेयर करना है। नेगोशिएशन भी होती है, ठीक है, बार्गेनिंग होती है, डिस्कस करते हैं हम टर्म, प्राइस, डिलीवरी शेड्यूल। फिर परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर परचेज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है। तो ये सब आता है। सोर्सिंग के ना कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट रिड्यूस होती है,
टाइमली हमारे पास सामान पड़ा होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास सामान नहीं पड़ा होगा, हम कैसे उस प्रोडक्ट को अपने पास रख पाएँगे ना? क्योंकि देखो होता क्या है, सोर्सिंग है ही क्या कि सही टाइम पे सही सामान पड़ा हो, ठीक है? और अलग-अलग जगह से कच्चा माल मँगा लिया और फिर उसका कोई एक प्रोडक्ट फिनिश बना के बेच दिया। तो क्या है कि मटेरियल सही टाइम पे पड़ा होगा, तो सोर्सिंग हो जाती है और हर एक सामान अलग सोर्स करने के अलग-अलग जगह होती है, कैटेगरी होती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इससे एनहांस होती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होता है रिलायबल सप्लायर्स के साथ। बुराइयाँ क्या है, चैलेंजेस क्या है कि हम सप्लायर पे डिपेंड है। डिपेंडेंस ऑन सप्लायर कैन क्रिएट रिस्क इफ दे फेल। अगर वो फेल हो जाता है तो सब कुछ बर्बाद है। क्वालिटी इश्यूज भी रहते हैं इफ सप्लायर स्टैंडर्ड्स आर नॉट मॉनिटर, ठीक है? कम्युनिकेशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है रिटेल प्राइसिंग, ठीक है? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है? ये समझ लेते हैं हम। रिटेल प्राइसिंग में क्या होता है? रिटेल प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द एंड कंज्यूमर इन रिटेल स्टोर। आप रिटेल स्टोर के अंदर जो सामान बेचोगे, तो उसी का प्राइस आपने सेट किया। जैसे अगर आपने कोई स्टोर खोला है, तो आप जो सामान को बेचोगे तो ऑलरेडी आप डिसाइड करोगे ना कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितने में बिकना चाहिए। तो रिटेल प्राइसिंग नाम से क्लियर, रिटेल का प्राइस। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कस्टमर भी अट्रैक्ट होते हैं आपके प्रॉफिट मतलब आपके प्राइस से। अगर प्राइस कम है तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है कम प्राइस पे, रिकवर कर लेते हैं कॉस्ट, जैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट, ये सब खर्चे हम ऐड ऑन करके ही तो बेचते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का बना और आपने 12 में बेच दिया और उसमें आपने अपना प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं जोड़ी या और फालतू के खर्चे नहीं जोड़े। डिमांड भी मैनेज हो जाती है। अब कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे सीओएस है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स है, प्राइस इंक्लूड प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है। कंपटीशन में आता है प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट ऑर्डर बाय कॉम्पिटिटर, कि अगर आप कोई बिस्किट 10 रुपए का बेच रहे हो तो आपका कॉम्पिटिटर कितने का बेच रहा है? 10 का बेच रहा है, 12 का बेच रहा है। मार्केट की कंडीशन होता है, जैसे इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, सीजनल फैक्टर्स हैं, ये सब डिपेंड करता है। ब्रांड इमेज भी होती है, जिसमें प्रीमियम ब्रांड्स कैन चार्ज हायर प्राइसेस। जिनके अच्छे ब्रांड्स वैल्यू होती है, जैसे H&M है, गुची है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं लाइक आल्डो है। ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो अपना क्यों महंगा बेच रहे हैं? उनको सपने नहीं आ रहे कि भाई कस्टमर लेगा, बट पता है कि ले ही लेगा क्योंकि उनके ब्रांड्स की वैल्यू है, ठीक है? तो रिटेल प्राइसिंग के कुछ मेथड होते हैं, कुछ रखते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिसमें क्या होता है फिक्स मार्जिन सेट होता है प्रोडक्ट का। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आता है कि सामने वाले कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस रखा है, हम भी वही रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जिसमें प्राइस सेट किया जाता है परसीव वैल्यू बाय द कस्टमर। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में आता है प्राइसिंग टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन। एग्जांपल है 199 इंस्टीड ऑफ 200, 200 ना रख के 199 रख दिया तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, कस्टमर भी अट्रैक्ट हो जाता है। डिस्काउंट प्रमोशनल प्राइसिंग में आता है कि हाँ भाई टेम्परेरी रिडक्शन किया है आपने अपने सेल को बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी माल बिक जाए। डायनेमिक प्राइसिंग में आता है प्राइसेस चेंज बेस्ड ऑन डिमांड। डिमांड के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ये सब होता है। जैसे बर्तन वाली दुकान का मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे धनतेरस आता है, ठीक है? इस तरीके से कोई त्योहार आता है तो उन पे भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो त्योहार है, उस सीज़न की वज़ह से वहाँ पे डिमांड ज़्यादा चल रही है। रिटेल प्राइसिंग के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे सेल्स वॉल्यूम भी इन्फ्लुएंस होती है, प्रॉफिट मार्जिन इफ़ेक्ट होता है क्योंकि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि आपने अपने प्राइस को उस टाइम के अकॉर्डिंग सेट करा है, कम-ज़्यादा कर दिया, सेल बढ़ा दी, त्योहार आया तो महँगा कर दिया, त्योहार चला गया तो सस्ता कर दिया, ऐसे। तो यहाँ पे कुछ इसके फ़ायदे हैं, जैसे रेवेन्यू का बढ़ना, इससे प्रॉफ़िट बढ़ेगा, कस्टमर भी ट्रस्ट बढ़ेगा, दोबारा आपके पास आएगा। आप कोई प्रमोशनल की कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो मार्केटिंग को। आप एक कस्टमर सेगमेंट के अंदर जो एक स्पेसिफ़िक जो आपका कस्टमर सेगमेंट होता है, उसको टारगेट कर सकते हो कि किस तरीके का इसका बिहेवियर है, कब-कब ये खरीदता है और इतने रेट पे खरीद सकता है, वो सब हमें रिटेलर को पता होता है। कौन-कौन सी बुराई है? टू हाई प्राइसिंग में रिड्यूस डिमांड। आपको पता ही है अगर महँगा बेचोगे तो वो दूसरी जगह चला जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। टू लो प्राइसिंग में हार्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रांड इमेज, और ज़्यादा ही कम को करोगे प्राइस तो ब्रांड इमेज गिर जाती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हार्म होती है। कंस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ कॉस्ट भी रिक्वायर्ड होती है, कंपटीशन डिमांड को भी देखना पड़ता है कैसे चल रहा है। प्राइस वॉर्स कैन रिड्यूस मार्जिन इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और प्राइस वॉर्स भी देखने को मिलती है जब हमारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया। और आपको पता ही है कंपटीशन की वजह से हमें बहुत सारे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं कि वो प्रोडक्ट हमसे अच्छा है या बेकार है या वो कितने का बेच रहा है।
तो ये सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नंबर दिया हुआ है 8178359562 पर आप संपर्क करके ले सकते हो। व्हाट्सअप करो इंस्टा पे, आप व्हाट्सअप करो तो ज़्यादा बेटर है, आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो 1-2 घंटे में मिल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून 2026 एंड दिसंबर के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।